नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर मेंस। और आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स राइट नाउ या फिर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। पर एक दिन आपका फेज ऐसा भी आएगा जब आपको मेंस की तैयारी करनी ही पड़ेगी, एंड दैट डे यू विल रिमेंबर कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये टॉपिक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप शुरू से कर रहे हैं फिर भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपका अगर अभी अगस्त में मेंस होने वाला है फिर भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेन इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स। 10 टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों, टॉप 10 टॉपिक्स जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं किसी भी कीमत में। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अतुल द्विवेदी, बिना किसी विलंब के ये करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, पॉलिटी की हम सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद फिर हम जीएस 1 के सारे ही जो हैं आपके सब्जेक्ट सारे को कवर करेंगे। तो जैसा कि अभी हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा, जुडिशरी का। अब जुडिशरी में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे? जुडिशरी में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप बताइए जो जुडिशरी है और जो आपका सेंटर है, यानी आपकी जुडिशरी और आपका जो लेजिस्लेचर है, ठीक है? इनके बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनके बीच जो कनेक्शन है एग्जीक्यूटिव प्लस एग्जीक्यूटिव, ठीक है? कि प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत कौन-सी पावर मिली हुई है कि यहाँ पे जाके डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्ट जुडिशरी से, ना, कि तुम ऐसे कैसे रोक सकते हो किसी बिल को? पार्लियामेंट की पावर को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक एंगल और आता है कि ये जो जुडिशरी है, जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा करके चीज़ें कर रही है या फिर डिसीजंस ले रही है, जहाँ पे इसका जुडिशियल प्रीव्यू नहीं है, वहाँ पर भी अपने फैसले दे रही है। तो ओवरराइडिंग जो पावर है, उस ओवरराइडिंग पावर के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप गाँठ बाँध लीजिए और डेफ़िनिटली ये आपको हेल्प करने वाला है। जुडिशरी से रिलेटेड आपके जितने आर्टिकल्स हैं, उनको याद कर लीजिए। जुडिशरी कैसे लिंक होती है एग्ज़ीक्यूटिव से, इसको पढ़ लीजिए। जुडिशरी, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या अंतर है, किसके पास कौन-सी पावर है, किसके पास कौन-सी पावर नहीं है, इसको याद कर लीजिए। और इस बार जो हमारे प्रेसिडेंट के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो यहाँ पे जो ये चीज़ें हुई ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या-क्या पूछता है? देखिए, 12 से लेकर के 35 तक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन ये डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा। आपको इसमें सारे ही आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। बिना एक भी बार अगर मैं पूछूँ आर्टिकल 16 क्या है, तो आप तुरंत बताइए। और इसके साथ आपको क्या करना है, अब इसको जोड़ना है आपको वुमेन के साथ, इसको जोड़ना है आपको एससी-एसटी के साथ, इसको जोड़ना है आपको इक्वालिटी के साथ, ठीक है? और उसी के साथ-साथ फंडामेंटल राइट्स को जुडिशरी कैसे बैक कर रही है, इसमें ये चीज़ भी आएगी कि जुडिशरी कैसे बैक कर रही है। जैसे आपका 12 से लेकर के 15 तक है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है आर्टिकल 17। तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखिए, एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप कल लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें जाकर के ईज़िली याद कर पाएँगे। मैंने एकदम पूरा ट्रिक बनाया हुआ है कि आप एक बार में पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा आपको 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट याद हो जाएगा। डीपीएसपी का भी बनाया है, वो भी सब याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको कनेक्ट करेगा वो, कनेक्ट करके आपसे पूछेगा कि आप बताइए। अब ये पूछेगा कि जुडिशरी की वहाँ पे वर्डिक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की आप वर्डिक्ट भी इस पे लिखिएगा, ठीक? जैसे आपने लिखा आर्टिकल 14 है। अब आर्टिकल 14 को कौन-कौन सी वर्डिक्ट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। और ये कर कैसे सकते हैं? ये आप सिंपली चैट जीपीटी पर चले जाइएगा और चैट जीपीटी पे जाने के बाद आप ईज़िली सर्च कीजिएगा कि लिंक द वर्डिक्ट्स कैसे करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई ओपन माय चैट जीपीटी, वेयर इज़ दिस? तो ये रहा हमारा चैट जीपीटी, ठीक है? अब चैट जीपीटी में जा करके हमें क्या करना है, लिंक लिंक क्या करना है? ऐसे कर दीजिए ना, आर्टिकल 15 बैक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स। अब देखिए बताएगा। देखिए आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), ठीक है?
अब यहाँ पे सारे ही आपके सामने देखने को आ जाएँगे। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंबकम दुरई-राजन 1951 का जो केस है, मिस्टर बालाजी स्टेट ऑफ मैसूर, इंदिरा सोहानी केस 1992, मंडल कमीशन केस, ठीक है? तो इतने सारे आपके साथ आ गए। अब यही आप दूसरे से लिंक करेंगे अगर आप, ठीक? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आपको जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा एक मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके एससी से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, ठीक? उसके साथ इक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक? डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, एग्ज़ीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी के बीच जो टसल हो रहा है इसके रिलेटेड, ठीक है? लैंड के रिलेटेड, इन सब ब्रॉडर टॉपिक्स को आपको 3-3 केसेस याद करने हैं, 3-3 केस स्टडीज़ याद करनी है और इन केसेस को आपको कोट कर देना है अपने उसमें। तो इससे आपका एनरिच भी हो जाएगा आंसर। तो ये चीज़ आपको याद करना है और आप कुछ ऐसे ही मदद ले सकते हैं, ठीक है? आइए। उसके साथ क्या आता है दोस्तों, थर्ड पे हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इंटर स्टेट रिलेशंस और सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है? और यहाँ पे आपका 73rd, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक? 1992 है, बताइए। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो भी यहाँ पे वर्डिक्ट दी गई हैं, जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको आपको करना है, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर हो रही है। आप फिर इसको सर्च कर सकते हैं, व्हाट हैज़ द रिसेंट थिंग्स व्हिच हैज़ बीन डन इन डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप इसको डायरेक्टली जा करके चैटजीपीटी पर भी सर्च कर सकते हैं ना, तो अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लीजिएगा, जो चीज़ें आती हैं, सही से समझ में आती हैं ना। आपको एक बार थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन को आप समझिए, जो उसमें क्वेश्चन दिया गया है और जो टॉपिक चल रहा है उसको देखिए और ये सारे पैटर्न मैंने निकाले हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर से, 1-2 दिन में नहीं बना है। मैंने जब प्रिपरेशन करी मैंने शुरू से ही किया है, लेकिन क्या होता है कि प्रीलिम्स आता है और प्रीलिम्स में ही सब बह जाते हैं, तो मेंस का तो टाइम ही नहीं मिलता और मेंस में फिर थोड़ी-सी प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो प्रिलिम्स में ही फेल हो गया मैं तो मेंस में बैठा ही नहीं इस बार। तो ये सारी जो ये होमवर्क करके रखा है ये सब ऐसे ही पड़ गया। मैं सोचा भैया आपसे शेयर कर दिया जाए ना कुछ ना कुछ। ये देखिए ये सब निकाल के रखा गया है। ये कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि फिर आएगा आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है? लेजिस्लेटिव हो गया एंड एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा? गवर्नर के बारे में बताओ। किस आर्टिकल में है, क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? उसकी पावर्स क्या हैं? लेजिस्लेटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में बताओ। इन सब के बारे में पूछेगा। आपकी जो और अथॉरिटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सब के बारे में पूछेगा। तो ये तो अभी मैं आगे आपसे बताऊँगा ना। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए आपके, ठीक है? आपका जो है इलेक्शन कमीशन, तो ये सब तो कमीशन में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव गवर्नर हो गया, ठीक है? गवर्नर के बारे में पढ़ लेना है। तो ये आपको पढ़ना है और गवर्नर कैसे हेल्प करता है, ठीक है? प्रेसिडेंट और गवर्नर का लिंक क्या है, कैसे स्टेट और गवर्नर का लिंक है, तो इसको आपको पढ़ना है। बिल्कुल इसको छोड़ कर के मत जाइएगा। क्वेश्चन पे बिल्कुल मत जाइए आप, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपको आपका दिमाग टेस्ट करने की बात होती है। उसमें आपको सिर्फ़ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी होती हैं, बाकी बेस आपका सेम ही रहता है। अब अगर तो प्रेसिडेंट का काम है बिल को साइन करना, तो उसका काम बदल के हाँ, बिल बिल खुद ही बनाना नहीं हो जाएगा। काम उसका बदलेगा नहीं, वो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या होते हैं, हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या लिखूँ, क्या लिखूँ? नहीं, बेस आपको पकड़ के चलना है, उसको डाइवर्सिफ़ाई थोड़ा-सा कर देना है, 3-3 क्वेश्चन्स में, अलग-अलग क्वेश्चन्स में। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि एट दैट प्रेज़ेंट मोमेंट ऑफ द टाइम आप कितनी जल्दी एफ़र्ट डाल रहे हो, कितनी जल्दी आपके दिमाग में सही-सही चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि 20 मिनट का समय अगर आपको दे दिया जाए, साढ़े 7-10 मिनट के अलावा क्वेश्चन लिखने में, तो आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिख लोगे। लेकिन वहाँ पे आपके तुरंत दिमाग में आ क्या रहा है और क्या आप जो लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको सैटिस्फाई कर रहा है और आपके माइंड से वो क्वेश्चन की डिमांड को सैटिस्फाई कर रहा है और जो उनको मिला हुआ है इंस्ट्रक्शंस क्या उस चीज़ से अलाइन हो रहा है, ये भी आपको चेकआउट करना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है?
नेक्स्ट आता है दोस्तों 5 कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कैसे होती है, ठीक है? अब इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स क्या-क्या हो रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपका कैसे आया, कैसे सेफगार्ड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? कैसे सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कैसे होगा, एग्जीक्यूटिव की पावर्स को कैसे लिमिट कर दे रहा है और जुडिशरी की पावर को कैसे लिमिट कर दे रहा है, इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस जो चल रही हैं, टैक्सेशंस जो आ रही हैं, मतलब कैसे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है और कौन-कौन से ऐसे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बताते हैं, लिमिट करते हैं पावर्स, ठीक है? ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अलग-अलग से यहाँ क्वेश्चन वो क्वेश्चन मत पढ़िए, बेसिक चीज़ों पे जाइए, बस बेसिक-बेसिक चीज़ें आप पढ़िए कि ये चीज़ है भैया, ये ऐसी-ऐसी बात है, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये चीज़ लिखी गई है और यहाँ से इसको लिमिट कर रही है, बस इतना पढ़ के जाइएगा आप। अगर लिख कर के आ जाएँगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा, ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा आपको इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, गो विद द बेसिक्स। बेसिक्स के साथ जाइए, फिर डाइवर्सिफ़ाई कैसे करना है, वो भी मैं बताऊँगा, आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? अभी इस पर बात करते हैं। फिर 6 में क्या आता है? फेडरलिज़्म, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन और ये ज़रूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन इस पे ज़रूर आते हैं, चाहे ये जीएसटी, टैक्सेशन के फॉर्मेट में पूछ ले, चाहे ये पूछ ले कि यहाँ पे भैया 2 स्टेट के बीच जो ये जल संधि हो रही थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है? क्यों स्टेट और जो सेंटर है उसके बीच ये टसल चल रहा है? पंचायत राज जब आया, ठीक है? वो लागू हुआ जब वो 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, उससे इम्प्रूवमेंट क्या हुई डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत जगह आपको खराब देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे बात आती है कि क्या सेंटर ज़्यादा पावरफुल है या स्टेट ज़्यादा पावरफुल है? इसमें से पावरफुल ज़्यादा कौन-सा है और आपको क्या लगता है? कैसे इसका एक समन्वय बना के चलना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनिटली 2 क्वेश्चन इसमें से पक्का आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इसके इम्पोर्टेंट आपको वर्डिक्ट्स, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, ठीक है? आर्टिकल बदल जाएँगे? नहीं बदलेंगे। तो कोई भी आए, चेप दो। कुछ समझ में ना आए अगर कुछ देख लिया आपने 2 स्टेट के बारे में है, सेंटर स्टेट के बारे में है, फेडरलिज़्म के बारे में है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में है, तो बस चेप दो, ठीक? थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझ करके हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया है, किसी और चीज़ का हाँ, नहीं टॉपिक लिख रहे हो आप, एक पॉइंट लिख रहे हो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के और उसमें एग्ज़ाम्पल में लिख के आ जाओ स्टेट का कोई कोटेशन या कोई वर्डिक्ट, ऐसा नहीं करना, मतलब जो रहे वैसा ही लिखना है। लेकिन आपको याद करना है, नहीं समझ में आता तो आपके हिसाब से जो चीज़ है वो लिख के आओ, नंबर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सही होना चाहिए। फिर 7 आता है आपका दोस्तों कमिटी, कमिटी एंड कमीशंस के बारे में पूछेगा। कौन सी कमिटी कब फॉर्म हुई? अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-कौन सी कमिटीज़ होती हैं? जैसे आपका स्टेट और सेंटर के रिलेशन, फेडरलिज़्म के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कोई बड़े रिफॉर्म के ऊपर, कोई बड़े अमेंडमेंट के ऊपर, तो ये आपको कमिटीज़ याद करनी है। 8th में आपका आता है इलेक्शन के ऊपर दोस्तों, हर साल एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ सकता है, इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी के ऊपर आ सकता है, इलेक्शन कमीशन क्या बायस है या अनबायस है, ये भी आ सकता है। इलेक्शन कमीशन को कैसे कर्व किया गया और यहाँ पे आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्या नियम है, कैसे जो इलेक्शंस आपके हो रहे हैं उसमें धांधलियाँ हो रही हैं और आप रहेंगे तो उसमें धांधलियाँ कैसे रोक सकते हैं और कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है, आपका उसमें विचार क्या है, क्या क्या यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे इलेक्शन से रिलेटेड ज़रूर पूछेगा, इसको आप लिख लीजिए, ठीक। सब चैट जीपीटी में मिल जाएगा, जाके सर्च कीजिएगा। 9 में आता है वुमेन ट्राइब, ठीक, वुमेन के ऊपर पूछेगा, ट्राइब के ऊपर पूछेगा कि वुमेन के साथ अगर आप देखेंगे उनके लिए कौन-कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक? वुमेन के लिए कौन-कौन से वर्डिक्ट्स बनाए गए हैं, कौन-कौन से वर्डिक्ट्स आए हैं, कौन-कौन से नए रूल बनाए गए हैं, ठीक? ट्राइब की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या-क्या किया गया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? अपलिफ्टमेंट कैसे की जा सकती है,
ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कौन-कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आर्टिकल्स कौन से इम्पोर्टेंट हैं, वुमेन से रिलेटेड कौन-कौन से हैं, तो ये सब आप डालेंगे, आपको समझ में आएगा और आप उसको हर जगह कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए, हमेशा मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि आपको 3 पॉइंट, जैसे आपका जब पेपर होता है एग्ज़ाम, तो उसकी बॉडी कैसी होती है? एक इंट्रो होता है, ठीक है? फिर एक इसमें क्वेश्चन आपका पहला वाला होता है, जो एक लाइन में आता है। फिर इसमें 3-4 पॉइंट आपको लिखने रहते हैं, फिर उस क्वेश्चन के आगे भी एक क्वेश्चन होता है। फिर यहाँ पे दूसरे पेज में वो लिखना रहता है। अब यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट आप लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे आप कन्क्लूज़न लिखते हैं, कन्क्लूड करते हैं। तो जब यहाँ पे आप कन्क्लूज़न लिखते हो ना, अब इस पॉइंट के अंदर तो आपको पहले क्या करना है, पहले 1, 2 या 3 पॉइंट आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो। लेकिन 1, 2, 3 पॉइंट इसमें आपको वही कोट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वही आपको जो है यहाँ पर वर्डिक्स जो दी गई हैं, वही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है? जो केस स्टडीज़ चल रही हैं, जो-जो थोड़े-थोड़े इवेंट्स हुए हैं, उनका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, तो ये भी आप इसमें ऐड करेंगे। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि यूनिवर्सल होती हैं, वुमेन को इक्वालिटी लाना है, वुमेन को इक्वल बनाना है, तो उसमें आपका आएगा, उसमें जो वर्डिक्ट होंगे आएँगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। फिर आता है बीएसडी, इसके बारे में ज़रूर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर, 10th आपका है बीएसडी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये शुरू हुआ, ठीक है? किस केस में हुआ, मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ, उसके फिर आगे चल के क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? हासी गोलक नाथ केस में क्या हुआ, वहाँ से क्या शुरू हुआ, क्या ख़त्म हुआ, तो वो जाके आप वीडियो चेक कीजिए, उसका भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक? तो आपको पूरा उस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत कैसे हुई और इसकी आपको सारी ही जो केस स्टडीज़ हैं, जो आपके केसेज़ हैं, जो वर्डिक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको याद करना है, पढ़ के जाना है और थोड़ा-सा समझ के जाना है और इसको आप यहीं नहीं, इसी टॉपिक में नहीं, दूसरे टॉपिक में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे आपके 10 टॉपिक्स। अभी आपके लिए फिर मैं आगे गवर्नेंस का लाऊँगा, सोशल जस्टिस का और इंटरनेशनल रिलेशन का लाऊँगा, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप बताएँगे तभी मैं बना पाऊँगा वीडियो ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।